एक गांव में बलवीर नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी। बलवीर को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन बलवीर गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। क्या हाल है बलबीर? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। अरे तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा, शहर में उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है मुखिया जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सही कह रहा हूँ। तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो तू उसका इलाज नहीं करा सकता। और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। अगर ठीक भी हो गई तो कितने साल और जिएगी? आप तो जानते ही हैं कि मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं, मैं कुशल राजमिस्त्री हूं। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। अरे तुझे कौन काम पर रखेगा बलवीर? अपनी हालत तो देख। चलते हुए तो तेरी टांगे कांपती हैं। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तू बस अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए दाल बना। मकान बनाना तेरे बस का अब नहीं रहा। 70 साल से ऊपर का तो तू वैसे भी हो गया है और फिर ये उम्र आराम करने की होती है। ये गलत बात है मुखिया जी। अगर बलवीर चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कहते कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? तुझसे कितनी बार कहा है जगन कि जब मैं किसी से बातचीत करा करूं तो बीच में अपनी टांग ना अड़ाया कर। मुखिया की बात सुनकर जगन चुप हो गया। वैसे बलवीर, मेरे पास एक उपाय है। अगर तू उस उपाय को कर लेगा तो तू जिंदगी भर सुखी रहेगा। तेरे हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और तेरी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। तो फिर जल्दी बताइए मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बलवीर, तेरा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तू जमीन को किसी को बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और तू किसी और को क्या बेचेगा? तू एक काम कर, तू उस जमीन को मुझे ही बेच दे। आपका मतलब मैं अपना घर बेच दूं? अब तेरी बात समझ में आई। हाँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है। अब ऐसे पूर्वजों की निशानी का क्या फायदा बे, जब वक्त पर काम ना आए? सोच ले और समय ले ले। मैं तेरा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझा? मैं किसी कीमत पर नहीं, पर एक बार और उस मकान को बेचने का मेरे मन में विचार भी आ जाता। लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी यादें इस मकान में ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो फिर उन यादों को बाजार में बेचा। उस पर तुझे जितनी आमदनी होगी उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। इतना कहकर मुखिया बलवीर का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। बलवीर की आंखों में बेबसी के आंसू छलकने लगे। दिल छोटा मत करो बलवीर चाचा, हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो। उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूं जगन। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे लोगों के ताने नहीं सुने जाते हैं। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस बूढ़ेपन में भी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं आज भी वो मकान बनाकर तैयार कर सकता हूं जिसे बनाने में आज के नौजवानों के पसीने छूट जाते हैं। मैं आज ही से एक बेहतर डिजाइन बनाकर तैयार करके दे सकता हूं। मुकेश जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है, आप वहां पर बात करके क्यों नहीं देख लेते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जाकर मुकेश जमींदार से मिलना चाहिए। अगर उससे आप पर भरोसा हो गया तो वो आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूं चाचा, आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। शायद तुम सही कहते हो जगन।
तो कल ही मुकेश जमींदार के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूं जगन, मीना की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर बलवीर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी मीना को बहुत तेज खांसी हो रही थी। बलवीर तुरंत दवाई की शीशी लेकर मीना के पास पहुंच गया। चलो मीना, दवाई पी लो। लगता है तुमने सुबह से दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने बोला था ना कि इस दवाई को सुबह शाम पीना है। इतना बोलकर बलवीर ने दवाई मीना को पिला दी। दवाई पीकर मीना को आराम मिल गया। क्या तुमने सुबह दवाई नहीं पी? शीशी में दवाई कम रह गई थी, इस वजह से सोचा कि मैं 2 वक्त की जगह 1 वक्त इस दवाई को पीऊंगी। और वैसी भी दवाई तो रोज रोज की ही है ना। तुम तो जानती हो मीना, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो, तुम्हारे अलावा अब मेरा कौन है। आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मीना। मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा, बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार तुम्हें पूछते हुए आए थे। चिंता मत करो मीना, सब ठीक हो जाएगा। गांव का मुखिया भी तुम्हारी गैर हाजिरी में आया था, बोल रहा था इस मकान को बेच दो। मीना की बात सुनकर बलवीर की आंखों में आंसू बहने लगे। सच बताऊं मीना, तो कभी कभी अब मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। ऐसा भूल कर भी मत करना। आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस मकान से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। बस तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। चिंता मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रहे हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? नहीं मीना, आज भी कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन जगन बता रहा था कि मुकेश जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है। तो फिर आप जाकर मुकेश जमींदार से बात क्यों नहीं कर लेते? कल सुबह मैं मुकेश जमींदार के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह बलवीर तैयार होकर मुकेश जमींदार के घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुकेश के यहाँ उस वक्त 2-3 शहरी लोग आए हुए थे। बलवीर को देखकर मुकेश मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, बलवीर, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कहीं तेरी पत्नी मर तो नहीं गई? ये कैसी बात कर रहे हैं आप जमींदार साहब? मुझे लगा तेरी पत्नी मर गई है और तुझे अर्थी के इंतजाम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तू मेरे पास आया है। लेकिन लगता है कि तेरी पत्नी अभी भी जिंदा है और तू उसकी दवाई के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। गांव के लगभग हर व्यक्ति से तूने उधार पैसे ले रखे हैं, वो सब कैसे चुकाएगा? एक बार मुझे अगर काम मिल जाए तो मैं सबके कर्जे चुका दूंगा। तो तूने कहीं काम देखा क्या? तुझे कोई काम देने के लिए तैयार हुआ? उसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। जगन ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर अपनी एक आलीशान कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए, मैं आपकी कोठी में वो डिज़ाइन बनाकर दूंगा कि आप उसे बस देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने ज़माने का बहुत कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ। बलवीर की बात सुनकर जमींदार गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है बालवीर, मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्टा नहीं लगवा रहा जो मैं तुझे काम पर रख लूं। ये जो तुझे शहरी लोग दिख रहे हैं ना, ये सब इंजीनियर हैं। इनमें से एक मेरी कोठी का डिजाइन बनाएगा और दूसरा कुछ और। तू क्या चाहता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए तेरे जैसे सड़क छाप बूढ़े के लिए खर्च कर दूं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुझ पर भरोसा करूंगा? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालूं, तू यहाँ से खुद निकल जा, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार ने एक बूढ़े पर भी तरस नहीं खाया। बलवीर निराश होकर नीचे निगाह करके वहां से चला गया। बलवीर की पत्नी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते, बलवीर बेचारा वहां पर पहुंच जाता, मगर हर कोई बलवीर को गालियां देकर भगा देता था।
बलवीर परेशान अवस्था में एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। बलवीर ने चाय वाले से पूछा, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? दिखने में तो अच्छे परिवार के मालूम पड़ते हैं। ये जो सामने नीली शर्ट पहना व्यक्ति बैठा है ना, इसका नाम विवेक है। और जो दूसरा काले कोट वाला व्यक्ति है ना, इसका नाम सुमित है। विवेक इंजीनियर है और सुमित शहर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। सुमित को कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में विवेक ने हामी भर दी थी, मगर बाद में वो आनाकानी करने लगा। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि विवेक का कहना है कि सुमित जिस तरह की बिल्डिंग बनवाना चाहता है वो नामुमकिन है, वो कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐसी तकनीक भारत में विकसित ही नहीं है। भारत में तो क्या, बल्कि विदेशों में भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि विवेक बहुत बड़ा इंजीनियर है। इंजीनियर है बलवीर, कोई जादूगर नहीं। बलवीर के दिमाग में पता नहीं उस वक्त क्या सूझा। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ सुमित के पास जाकर बोला, मुझे सारी बात उस चाय वाले ने बता दी। जो आप बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हो, मैं वो तैयार कर सकता हूँ। बलवीर की बात सुनकर विवेक, जो गुस्से में था, वो जोरों से हंसते हुए बोला, तो पागल हो गया क्या? यहाँ बिल्डिंग की बात चल रही है। हाँ, तो बिल्डिंग और घर में क्या फर्क है? घर 2 या 3 मंजिल का होता है और बिल्डिंग में 5 या 6 मंजिल की होती है। अबे बूढ़े, कहाँ तक पढ़ाई की है तूने? मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन मैं अपने जमाने का सबसे कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ और आज भी हूँ। तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? ये जो बिल्डिंग के डिजाइन पास करवा के आया है, पहली बात तो उस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बन सकती, और दूसरी बात ये कि इसका बजट बहुत कम है। बजट का मतलब समझता है ना? मतलब कम लागत में एक बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंग। मैं कम लागत में एक इससे बेहतर बिल्डिंग बनाकर तैयार कर सकता हूँ। सुमित, जो अपने काम में बेहद निपुण था, वो बलवीर की ओर बहुत गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, और वैसे भी जब मेरे प्रोजेक्ट पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं, तो तुम्हें काम देने में क्या हर्ज है? अबे पागल हो गया क्या? तू भी डूबेगा और साथ में तेरी कंपनी भी डूबेगी। मार्केट में जाकर मेरे बारे में पता कर ले। सब जानते हैं कि मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं होता। मैं अपने पैसे कहीं गलत जगह नहीं लगाता। मैं मानता हूं कि ये बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसकी चेहरे की झुर्रियां और आंखों की चमक ये बता रही है कि इसमें वो टैलेंट है जो आज की पीढ़ी में नहीं है। मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूं। सुमित ने पूरी जिम्मेदारी बलवीर को दे दी। बलवीर मेहनत से काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में अपनी कुशल कारीगरी के बल पर कम से कम सामान का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन डिजाइन की बिल्डिंग तैयार करके खड़ी कर दी। बलवीर की कारीगरी देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये तो तुमने कमाल कर दिया बलवीर। इस तरह की बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन वाकई आपने तो ये काम करके दिखा दिया कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने तो कहीं भी नहीं टिक सकते। आपकी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका में है। अगर आप कहें तो मैं आपको अमेरिका ले जा सकता हूँ। नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं कहाँ विदेश जाता फिरूंगा। मुझे तो बस मेरा मेहनताना चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। हमारा जो आपका तय हुआ था, मैं उससे 3 गुना आपको अधिक दूंगा। नहीं बेटा, मुझे सिर्फ उतने ही पैसे चाहिए जितने मेरे बनते हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बलवीर की ईमानदारी देखकर सुमित बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने बलवीर को पैसे दे दिए। कुछ ही दिनों में बलवीर ने अपने सारे कर्ज चुका दिए और उसने अपनी पत्नी का इलाज अच्छी डॉक्टर से करवाया और उसकी पत्नी की बीमारी सही हो गई। बलवीर के पास देखते देखते अब इतना ज्यादा काम आने लगा कि बलवीर को कई बार लोगों को मना करना पड़ता। एक दिन अचानक सुमित बलवीर के घर पर आ गया। अरे सुमित बाबू, आप यहाँ? क्यों, क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बिल्कुल हमारे घर आ सकते हैं।
बात यह है बलबीर कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूं, उस कंपनी के मालिक मिस्टर संजय आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि वो लंदन में रहते हैं। हाँ, उनकी फैमिली लंदन में रहती है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग की फोटोग्राफ उन्हें भेजी तो वो देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो खुद को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। तुम खुश नसीब हो बलवीर, जो मिस्टर संजय तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो, मिस्टर संजय करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका में उनकी कई बिल्डिंग्स हैं और विदेश में हर जगह उनके बंगले बने हुए हैं। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मिस्टर संजय ने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को बुलाया है। बलवीर और मीना तैयार होकर सुमित की गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही घंटों में सुमित शहर में एक आलीशान बंगले के अंदर उन दोनों को लेकर आया। मिस्टर संजय बड़ी बेसब्री से बलवीर और मीना का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बलवीर संजय को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अच्छा, तो तुम हो मिस्टर संजय, करोड़ों अरबों के मालिक। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां पर कभी तुमसे मिलने नहीं आता। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। आया बड़ा गजनी का संजय सिंघानिया। सुमित बलवीर की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? ये मिस्टर संजय हैं, करोड़ों के मालिक। ये कोई गजनी के संजय सिंघानिया नहीं है। दुनिया के लिए ये मिस्टर संजय होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा संजू है। बलबीर की बात सुनकर सुमित बुरी तरीके से चौंक गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। सही कहा तुमने बेटा, क्योंकि तुम अपने गांव का पता तो जानते ही नहीं था। आज कितने सालों बाद जब तुम हमें संयोग से मिला, तभी तुम हमसे झूठ ही बोल रहा है। ऐसा ही झूठ तुमने आज से 20 साल पहले भी बोला था, जब तुम बगैर बताए हमारे घर के कागजात गिरवी रखाया था और पैसे लेकर वहां से भाग गया था। तेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके अपने उस पुरखों के मकान को छुड़वाया। तुमने पीछे मुड़कर ये तक नहीं देखा कि तेरे माता पिता किस हाल में हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी है। पिताजी, शादी के 20 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। ये रुपया, ये पैसा मेरे किस काम का? सच तो ये है कि अपने ही माता पिता को धोखा देने के बाद मैंने रुपया, दौलत, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी भी सुकून से सो नहीं पाया। मैं आप दोनों के साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ, अपने गांव में रहना चाहता हूँ। इस देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर संजय फूट फूट कर रोने लगा। संजय को रोता देख मीना का दिल पिघल गया। इसे माफ कर दो जी। नहीं मीना, इसकी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। इसे इसकी किए की सजा भगवान ने दे दी। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। ये हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा, वही बेटा जो आपकी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ है। मीना की बात सुनकर बलबीर का गला भर आया। उसने संजय को हंसते हंसते माफ कर दिया। इस जज्बाती मंजर को देखकर सुमित की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन से संजय अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ ही गांव में रहने लगा।